हेलो एंड वेलकम। आज हम सीखेंगे फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कंपाउंड पर। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला देख लिया था। अब आज एक एग्जांपल लेते हैं और उसके जरिए से अपन क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज उस पर, टोटल फॉर्मल आवेश उस पर निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं CO3 2 माइनस का। CO3 2 माइनस कार्बन है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला लिख रहा है, फॉर्मल आवेश जिसे कहते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट में लिखकर बताया था लास्ट वीडियो में भी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी सेंटर एटम है उसकी मुक्त परमाणु की अवस्था में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस ND इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने उसमें है, माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस 1/2 हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर सबसे पहले कार्बोनेट का क्या बना लेते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जब भी अपन को फॉर्मल आवेश को कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है, तो हमें किसकी जरूरत होगी, स्ट्रक्चर की, लुईस स्ट्रक्चर की। कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर आसानी से हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना बताया था कि किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं सभी एटम के, फिर सेंट्रल एटम लेकर उससे सारे जो एटम हैं उसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन में से शेष रहता है, बचता है, रिमेनिंग रहता है, तो उसे सेंट्रल एटम पे लगाते हैं। और वहाँ फिर भी अगर किसी भी एटम का, सेंट्रल एटम का अगर क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वहाँ मल्टीपल बॉन्ड हम शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो CO3 2 माइनस की लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फिर प्रत्येक ऑक्सीजन पे क्या करना है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा, 2 2 2 6 और 2 8 2 2 2 6 और ये 2 8। यहाँ भी इसी तरीके से अपन इसको कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं, अपन क्या देखते हैं कि इसमें जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहाँ इस कार्बन को मल्टीपल बॉन्ड की आवश्यकता होगी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ क्या कर लेगा, मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये CO3 2 माइनस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया 1। इसे ऑक्सीजन नंबर 1 2 और इसे 3। अब हम फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट अपन क्या करते हैं, कार्बन पर निकालना है। कार्बन परमाणु पर फॉर्मल आवेश, परमाणु पर फॉर्मल आवेश। ठीक है, कार्बन परमाणु पर फॉर्मल आवेश अपने को निकालना है। देखिए, कार्बन परमाणु पर फॉर्मल आवेश कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पुट कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले तो ये बताइए। देखिए, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन की फ्री स्टेट में जो मुक्त परमाणु में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 4। फॉर्मल चार्ज निकाल लो। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, सारे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्टेट ही इसका कोवेलेंट बॉन्ड से कंप्लीट हो रहा है। 4 माइनस क्या, 0, माइनस 1/2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 और 2 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। 2 4 जा 8, 4 माइनस 0 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कार्बन पर फॉर्मल आवेश, तो फॉर्मल चार्ज है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन लेते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश 1 लिख देते हैं, 1 वाली पर। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश
फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन परमाणु पर कैसे अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखिए वही फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, तो अब ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने -0, सॉरी नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन में देखो 2 2 4 और 4 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने 6, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं ना, देखिए ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया 6 -6 -1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -7 से 6 या -1, मतलब ऑक्सीजन 1 परमाणु पर -1 चार्ज है, तो ऑक्सीजन 2 पर भी क्या होगा -1 ही होगा, क्योंकि सेम है ना। तो ऑक्सीजन 2 पर यहां लिख देते हैं 1 और ये 2, ऑक्सीजन 2 परमाणु पर फॉर्मल आवेश वो भी सिमिलर होगा -1। ठीक है, अब ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश अपन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कभी तो जब सारे एटम पे अपन निकालेंगे तभी टोटल जो आयन है उस पर अपन को चार्ज मिलेगा, उसे ही अपन क्या कहेंगे फॉर्मल आवेश कहेंगे या फॉर्मल चार्ज कहेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं अब 3 ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन थर्ड पर फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 देन -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, यहाँ 4 है। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 4। इसे कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, क्या रह गया 6 -4 -2 = 0। ठीक है, अब टोटल चार्ज अपन प्लस करते हैं कार्बोनेट पर कुल आवेश, ऐसे लिखते हैं टोटल के लिए, कार्बोनेट पर कुल आवेश इक्वल टू, देखिए कितना आया 0 प्लस -1 प्लस -1 0, फिर -1 -1 दोनों ऑक्सीजन का है सिंगल बॉन्डेड वाले, -1 प्लस और प्लस क्या 0, तो टोटल जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, कार्बोनेट आयन पर टोटल जो फॉर्मल आवेश आया है वो है -2। ठीक है, इस तरीके से अपन किसी भी कंपाउंड पे फॉर्मल आवेश को ज्ञात कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन लिखते हैं अष्टक नियम, जो अपन ने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। एक O3 ऑक्सीजन जो है ओजोन, जो ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, उसे भी आप ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी NO2 पर, NO2- पर, ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज अपन ने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला आपके सामने था। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लिखिए अष्टक नियम की सीमा। अष्टक नियम की सीमा, अष्टक नियम अपन ने पढ़ा था कि कोई भी जो एटम होता है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है शेयरिंग करता है। ठीक है, तो शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से वो क्या करता है केमिकल बॉन्ड बनाता है। अगर शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो अपन ने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड होता है, और अगर ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होता है। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में क्या किया जाता है, इन दोनों ही कंडीशन में जो है क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन में जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं। ठीक है,
तो 8 इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन देकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन लेकर, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 8 इलेक्ट्रॉन को वो कवर करता है। लेकिन इस अष्टक नियम में भी क्या है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, देखिए अष्टक जो ऑक्टेट रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो वो लिमिटेशन क्या है वो अपन को देखनी है। तो जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय परमाणु है, उसका अपूर्ण अष्टक, पहला जो लिमिटेशन है वो लिखिए, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जो फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड LiCl, लिथियम, ये क्लोरीन, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। ठीक है, अब जो सेंट्रल एटम है LiCl बन गया। LiCl में अगर अपन सेंट्रल एटम देखें लिथियम में तो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। तो ये एक इसका एक्सेप्शन है। इसी तरीके से अपन देख सकते हैं BCl3, BF3 या BeCl2, AlCl3, ये सारे जो कंपाउंड हैं वो कैसे अपूर्ण अष्टक वाले ही कंपाउंड इसमें हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें BCl3 की तो बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन के देखिए, अब ये बोरोन के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, मतलब इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 2 2 4 6। ठीक है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट इसमें कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ये कौन से एग्जाम्पल थे, BCl3 ले लो, BF3 ले लो, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब विषम इलेक्ट्रॉन अणु, विषम इलेक्ट्रॉन अणु, दूसरा क्या, विषम इलेक्ट्रॉन अणु मतलब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, देन दीज कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल कंप्लीटली। ठीक है, तो विषम इलेक्ट्रॉन वाले लिख लो ओड इलेक्ट्रॉन अणु, विषम इलेक्ट्रॉन अणु या ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे अपन देखते हैं NO, इसकी बात करें अपन NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो NO में तो नाइट्रोजन में कितने हैं, 7 और ऑक्सीजन में कितना है, 1, तो कितना होगा 15। तो ओड होगा ये इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अष्टक रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लुईस स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन को ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। टोटल कितने होंगे, 11, 4 2 2 4 और 8 10 और 1 11। ये टोटल इसका स्ट्रक्चर हो गया। और ये देखिए आप ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऑक्टेट, इसका जो ऑक्टेट है बेटा वो ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही है। ऑक्सीजन का जरूर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट इसमें कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरीके से NO2 का स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, NO2। NO2 के स्ट्रक्चर के लिए
NO2 का स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसमें अपन देखते हैं कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ। जैसे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी अपन ने देखा था 5 6, ऑक्सीजन में तो कितना होगा, टोटल होगा 17। ठीक है, अब 17 को नाइट्रोजन वही दोनों ऑक्सीजन को ऐड करूं, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करूं। अब बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14 16, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत है, तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड, दो 4 6 और 1 7। तो ये NO2 माइनस का स्ट्रक्चर अपना हो गया। अब इसमें भी जो है नाइट्रोजन में ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं वो इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट उनमें नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट तो अपन ने देखा जिसमें सेंट्रल एटम में ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। सेकंड अपन ने देखा ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड। फिर थर्ड जो है वो क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्टेट क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, मतलब प्रसारित अष्टक है, मतलब सेंट्रल जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल PF5 ले लो या PCl5 ले लो, SF6 ले लो या H2SO4 ले लो। सबसे पहले अपन देखते हैं H2SO4। तीनों एग्जांपल को ड्रॉ करके देखेंगे। H2SO4 देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर या सल्फर के जो भी ऑक्सो एसिड है या फास्फोरस के जो भी ऑक्सो एसिड है उसका जो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है वो क्या है कि आप सबसे पहले किसे लिख लीजिए, सेंट्रल एटम को। ठीक है, फिर उसमें ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए। अब देखिए कितने OH फॉर्म हो सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 मिनिमम है अभी इसके पास, तो 2 OH ऐड कर दीजिए। और इसके बाद एक ऑक्सीजन है, तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर इसमें बन गया है। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर भी इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन लुईस स्ट्रक्चर में। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दो, कितने ऑक्टेट के लिए बचे, 4 यहाँ होंगी, 4 यहाँ होंगी, 4 यहाँ होंगे। ठीक है, तो ये ऑक्टेट इसमें इस तरीके से इसका कंप्लीट हो चुका है। देन अब सल्फर जो सेंट्रल एटम है सल्फर, ठीक है, उस सल्फर में जो है इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं। ठीक है, तो 2 4 8 और 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसमें ऑक्टेट क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया है, ऑक्टेट प्रसारित हो गया है। सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अपन क्या लिख देते हैं कि जो केंद्रीय परमाणु है सल्फर परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई है सेंट्रल एटम में। इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल PCl5 और फिर PSF6। PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, पता ही है आपको। ठीक है, इस तरीके की। अपन सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए 2 4 6 8 10, मतलब 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है, SF6 आप ड्रॉ करके देखिएगा। इसमें सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम में जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे सल्फर में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सल्फर के 2 कंपाउंड अपन ने देखे कि सल्फर जो है कि सभी कंपाउंड में ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ऐसा नहीं है। ठीक है, सल्फर के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl2, सल्फर डाइक्लोराइड। बहुत ज़्यादा काम में कंपाउंड आता नहीं है, बट देखिए से इसकी स्ट्रक्चर, ये क्या कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। HCl2 सल्फर, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में वही 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक एक का साझा कर लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, ये हो गई। ठीक है, तो सल्फर के जो आउटरमोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 6 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करेंगे, ये सल्फर इस तरीके से क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। कुछ और जो कमियां हैं, लिमिटेशन है, वो भी नोट कर लीजिए। एक कमी इसमें, एक लिमिटेशन क्या है कि जो अष्टक रूल है वो अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं करता। ठीक है ना, बाय ऑक्टेट रूल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कांट एक्सप्लेन। ठीक है, तो एक कमी इसकी यह है। अब जो ऑक्टेट रूल है, मेन चीज है कि ऑक्टेट रूल जो था वो किस पर बेस्ड था, पूरा टोटली बेस्ड था इनर्ट गैस की जो इनर्टनेस है, जो अक्रियशीलता है, उस पर बेस्ड था। ठीक है, तो अष्टक रूल जो था, ऑक्टेट रूल, वो किस पर आधारित था, किस पर आधारित था, उत्कृष्ट गैसों की, मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, ये जो गैसें इनकी अक्रियता पर आधारित था। लेकिन ये जो गैसें हैं इनमें भी कुछ गैस ऐसी हैं जैसे जिनॉन, क्रिप्टन, उसके कुछ कंपाउंड खोज लिए गए हैं। ठीक है, तो जो जिनॉन है, जैसे जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड, HgF6, HgOF2, HgF4, इस तरीके के कंपाउंड, HgF2, इस तरीके के कंपाउंड जिनॉन के फॉर्म हो गए हैं। तो मतलब ये जो ऑक्टेट रूल बता रहे हैं कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी और वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा और वो फिर क्रियाशील रिएक्टिव नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब क्या सिद्ध हो चुका है कि जो इनर्ट गैस है वो खुद भी क्या है, रिएक्टिव है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अणु की आकृति के बारे में तो बताता ही नहीं है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसी है, उसके अलावा भी ये क्या, इसके स्थायित्व, स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बताता है। ठीक है, तो ये अष्टक नियम की कुछ क्या थी, कमियां थी। अब कुछ इसमें डेफिनेशन होंगी और पहले अपन पढ़ेंगे आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, जैसे अपन ने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, फिर इसके आयनिक बॉन्ड, फिर कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशंस जैसे जालक एंथैल्पी, बंध लंबाई, तो वो चीज़ें अपन करेंगे। बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसके बाद जो डाइपोल मूवमेंट, और फिर 3 थ्योरी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट फिर थ्योरी ये है, उसके बाद जो था अपना हाइब्रिडाइजेशन। 3 जो थ्योरी की मॉलिक्यूल बनता कैसे है, ठीक है, VSEPR थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी अपन करेंगे। अभी जितना अपना चैप्टर हो चुका है, अगर उससे रिलेटेड लुईस स्ट्रक्चर पे कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं तो वो भी अपन सॉल्व करने की कोशिश इसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए अच्छे से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर ये अपन कंटिन्यू इसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये कोवलेंट कंपाउंड, ऑक्टेट रूल की जो लिमिटेशन है ये अपन ने बिल्कुल क्या कर ली है,
कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, थैंक यू।